नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना के चलते राहुल गांधी ने रद्द की बंगाल में अपनी सभी चुनावी रैलियां और अन्य नेताओं को भी दे डाली सलाह। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन पर विचार कर रही है सरकार और मुंबई के मेयर का यह बड़ा बयान आया है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि रेमडेसिविर की शीशी में पैरासीटामोल बेच रहे 4 को कर लिया गया है गिरफ्तार और RT-PCR रिपोर्ट में भी बड़े फर्जीवाड़े का हुआ है खुलासा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार जिम्मेदारी उठाने से कन्नी काट रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कोरोना के चलते राहुल गांधी ने रद्द की बंगाल में अपनी सभी चुनावी रैलियां, अन्य नेताओं को भी दी सलाह। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा फैसला किया है। पश्चिम बंगाल में बचे हुए बाकी चरणों के चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक भी चुनावी रैलियां नहीं करेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में होने वाली अपनी सभी रैलियों को रद्द कर दिया है। साथ ही उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस पर विचार करने की सलाह दी है। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी है। राहुल गांधी ने पहले अंग्रेजी में ट्वीट करते हुए कहा, कोविड की स्थिति को देखते हुए मैं पश्चिम बंगाल में अपनी सभी सार्वजनिक रैलियों को स्थगित कर रहा हूं। मैं सभी राजनीतिक नेताओं को सलाह दूंगा कि मौजूदा परिस्थितियों में बड़ी सार्वजनिक रैलियों के आयोजन के परिणामों पर गहराई से विचार करें। वहीं उन्होंने हिंदी में ट्वीट करते हुए लिखा, कोविड संकट को देखते हुए मैंने पश्चिम बंगाल की अपनी सभी रैलियां रद्द करने का निर्णय लिया है। राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि ऐसे समय में इन रैलियों से जनता व देश को कितना खतरा है। कोविड संकट को देखते हुए मैंने पश्चिम बंगाल की अपनी सभी रैलियां रद्द करने का निर्णय लिया है। राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि ऐसे समय में इन रैलियों से जनता व देश को कितना खतरा है। दरअसल देश में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता, अब रोजाना 2 लाख से अधिक मामले आ रहे हैं। ऐसे में बंगाल में चुनावी रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर भाजपा के चुनावी रैलियों को लेकर भी निशाना साधा जा रहा है और लोग इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं। बंगाल में चुनाव रैलियों और रोड शो में बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है और कोरोना भी हर दिन बड़ा छलांग लगाता जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन पर विचार कर रही सरकार, बोली मुंबई की मेयर। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र कोरोना की मार से करा रहा है। महाराष्ट्र में एक दिन में 67,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है, मगर बावजूद इसके कोरोना के इस संकट काल में भी महाराष्ट्र में जमकर राजनीति हो रही है। पूरे महाराष्ट्र में प्रलय सा माहौल है। आंशिक लॉकडाउन तो लगा है, मगर लोग कहीं कहीं बेपरवाह अब भी नजर आते हैं। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इसलिए मुंबई की मेयर कह रही है कि सरकार महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रेमडेसिविर की शीशी में पैरासीटामोल बेच रहे 4 गिरफ्तार, RT-PCR रिपोर्ट में भी फर्जीवाड़ा। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। रोजाना लाखों मामले सामने आने के बीच कई ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो स्वास्थ्य महकमे की चिंताएं और बढ़ा रही हैं। कई राज्यों से कोरोना की दवा रेमडेसिविर के खत्म होने और कालाबाजारी की खबरें सामने आई, जिसके बाद सरकार ने सख्ती दिखाकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान किया। हाल ही में महाराष्ट्र के बारामती से पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन 4 लोगों पर फर्जी रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने का आरोप है। ये लोग रेमडेसिविर की खाली शीशी में पैरासीटामोल की दवाई भरकर कोरोना मरीजों को बेच रहे थे। ऐसा बताया जा रहा है कि ये गिरोह नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन को 35,000 रुपए में बेच रहा था। पुणे ग्रामीण के डिप्टी SP नारायण शिवगावकर ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 3 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। इन इंजेक्शन पर रेमडेसिविर लिखा था, लेकिन इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में पैरासीटामोल ही थी। दरअसल इस गिरोह का पर्दाफाश ऐसे हुआ, बारामती में एक मरीज के रिश्तेदार को रेमडेसिविर इंजेक्शन की तत्काल जरूरत थी। उसे पता चला कि एक निजी अस्पताल में ये दवा मिल रही है। शख्स ने गैंग के एक सदस्य से संपर्क किया। आरोपी ने बताया कि वह एक कोविड केंद्र में काम करता है। जब मरीज के रिश्तेदार ने इंजेक्शन की कीमत पूछी तो उसने एक इंजेक्शन की कीमत 35,000 रुपए बताई। इसके अलावा पुणे से कोरोना रिपोर्ट के घपलेबाजी की भी खबरें सामने आई है। महाराष्ट्र के पुणे में 2 लोगों को फर्जी RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट जारी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और रिपोर्ट में देरी आने की वजह से आरोपी ने कई लोगों की फर्जी रिपोर्ट जारी की है। पुलिस ने जानकारी दी कि इस मामले में आगे की जांच की जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली, केजरीवाल ने अमित शाह से मांगी मदद, बोले पॉजिटिविटी रेट 30%
130 सिर्फ 100 आईसीयू बचे। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में कोरोना हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। इसी बीच रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता कर वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 24 घंटे में लगभग 25,500 मामले सामने आए हैं। संक्रमण दर की रफ्तार बढ़कर करीब 30% पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राजधानी में बेड बढ़ाने की मांग की गई है। बताया कि अगले कुछ दिनों में राजधानी को 6,000 ऑक्सीजन बेड मिल जाएंगे। प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को साथ खड़े रहने के लिए शुक्रिया कहने के साथ ही ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने की गति जारी है। ज्यादा चिंता की बात यह है कि पॉजिटिविटी रेट 30% बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण दर 24 से बढ़कर 30% हो गया है। कोरोना के लिए जो बेड रिजर्व हैं वह काफी तेजी से खत्म हो रहे हैं। आईसीयू बेड की दिल्ली में कमी हो गई है। 100 से भी कम आईसीयू बेड खाली है। ऑक्सीजन की भी दिल्ली में काफी कमी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक निजी अस्पताल ने शनिवार को बताया था कि उनके पास ऑक्सीजन की कमी है। शनिवार की रात दिल्ली में बड़ी त्रासदी होते होते बची। केंद्र सरकार से जो मदद मिली है उसका शुक्रिया। केजरीवाल ने आगे कहा कि शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बात हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी फोन पर बात हुई। उनको भी हमने बताया कि दिल्ली में बेड की कमी है। केंद्र सरकार के अस्पतालों को मिलाकर देखें तो दिल्ली में 10,000 बेड है। इसमें कम से कम 7,000 बेड कोविड मरीजों के लिए रिजर्व किया जाए। ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए। देखने में आया है कि मरीजों को हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत है। इसका भी हम इंतजाम कर रहे हैं। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स स्टेडियम, राधा स्वामी सत्संग व्यास में बेड लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू को भी लोगों का समर्थन मिल रहा है। कई संस्थानों से मदद आ रही है। एनजीओ मदद कर। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता का चुनाव आयोग पर तीखा हमला। कहा बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा आयोग। अगर संक्रमण फैला तो जिम्मेदार होगा आयोग। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव आयोग सिर्फ बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं तो उम्मीदवारों की मौत हो चुकी है। ऐसे में बाकी मतदान के चरणों में कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी। उन्होंने कहा कि हमने आयोग से अपील की थी कि बाकी के 3 चरण के चुनावों को एक साथ करा दिया जाए, लेकिन आयोग ने नहीं सुनी। अगर आप प्रचार का समय घटा सकते हैं तो बाकी के चरणों का मतदान भी एक साथ क्यों नहीं करा सकते। ममता बनर्जी ने हाल ही में सामने आई उनकी और एक उम्मीदवार के फोन रिकॉर्डिंग को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा बीजेपी के लोगों के पास कहने को कुछ बचा नहीं है, इसलिए वह मेरी बातचीत टैप कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह हमारे घर के कामकाज की बातचीत भी रिकॉर्ड करते हैं। ममता ने ऐलान किया कि वह इस मामले की सीआईडी जांच कराएंगी और किसी को छोड़ेंगी नहीं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के गलसी में प्रचार के दौरान सभा को संबोधित कर रही थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार के अहंकार के चलते जा रही लाखों लोगों की जान। कोरोना संकट पर राहुल का वार। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। आलम यह है कि अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन आदि की भी कमी होने लगी है। कई राज्यों ने तो वैक्सीन की कमी का भी दावा किया है। हालांकि सरकार का कहना है कि देश में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। इन सब के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कोरोना संकट के बीच राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि हमें विनम्र होने की जरूरत है। इस वायरस से हो रही क्षति के लिए एक स्पष्ट वैक्सीनेशन रणनीति और इनकम के स्रोत की आवश्यकता है। सरकार का अहंकार और सत्य के खिलाफ उसकी दमनकारी नीति के चलते लाखों लोगों की जान जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार कोई भी कदम उठाने के बाद उसे अहंकार की तरह लेती है कि हमें जो करना था कर दिया। इसी के चलते अब वो कंफ्यूज हैं कि आगे क्या करें। सरकार की नीतियों के चलते लोग जान गंवा रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना संकट के दौर में मोदी सरकार पर गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों और कांग्रेस के सहयोगी मुख्यमंत्रियों ने कई बार पीएम को पत्र लिखकर जरूरी सामानों की मांग की, लेकिन केंद्र सरकार एकदम चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने आगे कहा कि कई राज्यों में वैक्सीन, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन नहीं है। वहीं देखने को मिल रहा है कुछ राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर ट्रीट किया जा रहा है। ये गलत भावना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश को दुखद हालत में छोड़कर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लापता। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह योगी आदित्यनाथ सरकार पर भी कसा तंज। जी हां दोस्तों, अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की किल्लत होनी आम बात हो गई है। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कोरोना से मुकाबले को लेकर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूरा देश कोरोना से कराह रहा है और लोगों को दुखद हालात
हालात में छोड़कर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लापता हैं। दोनों को जनता से ज्यादा चुनावों की फिक्र सता रही है। यूपी की स्थिति तो सबसे ज्यादा विकट है। मरीजों के लिए अस्पतालों में कोई जगह नहीं है। उनके परिजन ऑक्सीजन, बेड और दवाई के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इलाज के बिना मरीज दम तोड़ रहे हैं। लेकिन योगी सरकार व्यवस्था सुधारने की जगह शमशान में सच छिपाने में जुटी हुई है। कोरोना से मुकाबले को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। प्रदेश की स्थिति पर केंद्र सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। आप सांसद संजय सिंह शनिवार को यहां पार्टी कार्यालय पर प्रेस से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने महामारी में जारी चुनावी रैलियों पर मोदी और शाह को आड़े हाथों लिया। कहा कि यूपी की जिस जनता ने लाइन लगाकर मोदी जी की सरकार बनाई, आज वो शमशानों में लाइन लगाने को मजबूर है। ऐसे हालात में जनता की जान की चिंता करने की जगह देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चुनाव की फिक्र सता रही है। शमशान में लोगों को अपनों के शवदाह के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जिस बनारस में मोदी जी ने कहा था, मुझे गंगा मैया ने बुलाया है, वहां हरिश्चंद्र घाट पर शुक्रवार को 125 लाशें जलाई गई। मोदी जी आज उसी बनारस को अनाथ छोड़कर चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। उन्होंने यूपी के हालात बताते हुए जिलों में कोरोना जांच नहीं हो पाने की समस्या उठाई। अंबेडकर नगर के एक मामले का जिक्र किया जिसमें फेफड़ा फेल होने के बाद भी मरीज को मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि तमाम जिलों से अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर न मिलने की खबरें आ रही हैं। गुजरात का सूरत हो या बनारस चाहे लखनऊ, पूरा देश कोरोना से कराह रहा है। इन बार संक्रमण के आंकड़े बताते हुए पीएम गृह मंत्री की रैलियों की गिनती कराई। कहा चुनाव तो आते जाते रहेंगे, मगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस समय चुनावों में वोट करने वाली जनता की जान की फिक्र करनी चाहिए। केंद्र को यूपी के हालात पर नजर रखने के साथ यहाँ के लिए विशेष मदद की घोषणा करनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, राकेश टिकैत बोले कोरोना का डर दिखाकर आंदोलन खत्म करने की कोशिश होगी बेकार। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तेजी के साथ फैल रही है। केंद्र व राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि पिछले 3.5 माह से धरने पर बैठे यह आंदोलनकारी कोरोना संक्रमण का शिकार न हो जाएं। यदि वे संक्रमित होते हैं तो दूसरे लोगों में भी संक्रमण तेजी के साथ फैलने का खतरा बना रहेगा। इसलिए सरकार चाहती है कि इन किसानों को आंदोलन खत्म हो जाए और ये लोग वापस अपने घरों को चले जाएं। जिस तरह से देश में महामारी फैल रही है, उससे इसके और भी लोगों के संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है। इसलिए सरकार चाहती है कि फिलहाल इन किसानों को प्यार से समझाकर आंदोलन स्थल से उठाया जाए। इस बारे में जब किसान नेताओं को जानकारी हुई है तो उनका कहना है कि सरकार उनका आंदोलन कोरोना के बहाने से खत्म करना चाहती है, मगर उनकी ये कोशिश बेकार होगी। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए प्रदेशों में धारा 144 लगा दी गई है। लोग एक जगह पर जमा ना हो, जिससे कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। मगर दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानून को लेकर धरना देकर प्रदर्शन जारी है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से कई दौर की बातचीत के बाद भी किसानों की मांग और सरकार में कोई सर्वमान्य हल नहीं निकल सका है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार बनाए गए कानूनों को उनके हित का मानती है। किसानों का आंदोलन टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और यूपी गेट पर जारी है। वो यहाँ पर अपने समर्थकों के साथ सड़क की एक लेन पर टेंट लगाकर कब्जा किए हुए बैठे हैं। सबसे अधिक समस्या यूपी गेट, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर है। किसानों के धरना प्रदर्शन की वजह से यहाँ रोजाना 50,000 से अधिक लोग प्रभावित हो रहे हैं। अब तो इस इलाके के आसपास रहने वाले भी खासे परेशान हैं। यूपी गेट की लेन बंद होने से मेरठ से दिल्ली तक के सफर पर प्रभाव पड़ रहा है। 3 माह से अधिक समय से ये लेन पूरी तरह से बंद। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, मेरा फोन टैप किया जा रहा है, कराऊंगी सीआईडी जांच। जी हां दोस्तों, बंगाल चुनाव के दौरान कूच बिहार में हुई गोलीबारी संबंधी कथित ऑडियो टेप सामने आने के एक दिन बाद बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को आरोप लगाया कि उनका फोन टैप किया जा रहा है और वह इस मामले की आपराधिक अन्वेषण विभाग से जांच कराए जाने का आदेश देंगी। दरअसल भाजपा ने शुक्रवार को एक कथित ऑडियो क्लिप जारी किया था, जिसमें ममता बनर्जी जिले के शीतलकुची से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार से कथित तौर पर यह कहती सुनाई दे रही है कि वह केंद्रीय बलों की गोलीबारी में मारे गए 4 लोगों के शवों के साथ रैलियां करें। शनिवार को एक सभा को संबोधित करते हुए ममता ने कहा, मैं इस मामले में सीआईडी जांच का आदेश दूंगी। मैं जासूसी संबंधी इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल किसी को नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता चल चुका है कि इसके पीछे कौन है। तृणमूल प्रमुख ने कहा कि भाजपा नेता हमारी रोजाना की बातचीत भी छिपकर सुन रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे फोन पर होने वाली खाना बनाने और घर से अन्य कामों से जुड़ी हमारी बातों संबंधी कॉल भी टेप कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि इस प्रकार के कृत्यों में केंद्रीय बलों को कुछ एजेंटों के साथ शामिल किया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरिद्वार कुंभ पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, बड़ी संख्या में संत हो रहे हैं संक्रमित। जी हां दोस्तों, हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। याचिका में हरिद्वार शहर में चल रहे कुंभ मेले के लिए भीड़भाड़ और लोगों के जमावड़े को रोकने के लिए निर्देश जारी करने की मांग। याचिका में पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर अभियान रैलियों से उत्पन्न खतरे पर प्रकाश डाला गया है। वहीं कुंभ में बड़ी संख्या में संतों के संक्रमित होने की खबरें मिल रही हैं, जिससे शासन प्रशासन व आम जन में चिंता की
की लहर फैल गई है। नोएडा के वकील संजय पाठक ने यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। याचिका में केंद्र सरकार, उत्तराखंड सरकार, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और चुनाव आयोग को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में मांग की गई है कि केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार को तत्काल प्रभाव से हरिद्वार के कुंभ मेले में लोगों को आमंत्रित करने का विज्ञापन देने से भी रोका जाए। हरिद्वार के कुंभ मेला क्षेत्र से कोरोना मामलों की संख्या में उभार आने के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घातक वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई को और मजबूत रूप देने के लिए समारोह को प्रतीकात्मक रूप से मनाए जाने की अपील की है। वार्षिक तौर पर मनाया जाने वाला यह कार्यक्रम कोरोना महामारी के बीच एक गहरी चिंता का विषय बन महामारी की दूसरी लहर के बीच उत्तराखंड की हरिद्वार में हजारों की तादाद में भक्त पावन गंगा स्नान करने के लिए जुटे हुए हैं और इसी के चलते प्रधानमंत्री ने अपनी यह बात रखी है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर कहा कि उनकी फोन पर हिंदू धर्म आचार्य सभा के अध्यक्ष स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से बात हुई है। पीएम ने कहा, आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से आज फोन पर बात की। सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। सभी संतगण प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। मैंने इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त किया। मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। इसके बाद अध्यक्ष ने ट्वीट करते हुए कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान का हम सम्मान करते हैं। जीवन की रक्षा महत्वपूर्ण है। मेरा धर्म परायण जनता से आग्रह है कि कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए भारी संख्या में स्नान के लिए ना आए एवं नियमों का निर्वहन करें। कथित तौर पर कोरोना वायरस संक्रमण के चलते एक संत के निधन होने और कई अन्यों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रधानमंत्री ने इसे प्रतीकात्मक रूप से मनाए जाने की अपील। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना बिगड़ते हालात को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, शमशान और कब्रिस्तान दोनों, जो कहा सो किया। जी हां दोस्तों, देश में भयावह होती कोरोना की स्थिति को लेकर चारों तरफ चिंता बढ़ती जा रही है। देश में रोजाना 2 लाख से ज्यादा कोरोना केस आने लगे हैं। संक्रमण की स्थिति यह हो गई है कि अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहा है। ऑक्सीजन की कमी के मामले सामने आ रहे हैं। जानलेवा वायरस संक्रमितों को इतनी तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है कि शमशान में अंतिम संस्कार के लिए लाइन लगी हुई है। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है, शमशान और कब्रिस्तान दोनों, जो कहा सो किया। #मोदी मेड डिजास्टर। शमशान और कब्रिस्तान दोनों, जो कहा सो किया। #मोदी मेड डिजास्टर। इससे पहले गुरुवार को भी राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने लिखा था, न टेस्ट है, न हॉस्पिटल में बेड, न वेंटिलेटर है, न ऑक्सीजन, वैक्सीन भी नहीं है, बस एक पीएम केयर्स। राहुल गांधी अक्सर ट्वीट के जरिए केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। कोरोना काल में कांग्रेस पीएम केयर फंड को लेकर भी लगातार सवाल कर रही है। कोरोना संकट के बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से टेस्टिंग बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, यूपी में 10 दिन में संक्रमण 7 गुना हो गया। अब ये गाँव की ओर भी बढ़ रहा है। शहर टेस्ट की भयानक कमी है और उनमें से RT-PCR आधे से भी कम हो रहा है। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, बनारस, इलाहाबाद में भी टेस्ट में वेटिंग है। अगर प्रदेश को बचाना है तो अधिकतम RT-PCR करिए। बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामले बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,34,692 नए मामले सामने आए हैं और 1,341 लोगों की मौत हुई है। नए रिपोर्ट किए गए मामलों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक सबसे आगे है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 63,729 नए मामले सामने आए हैं और उत्तर प्रदेश में 27,360 नए केस, दिल्ली में 19,486 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 14,912 नए मामले और कर्नाटक में 14,859 नए मामले सामने। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कहीं वीकेंड कर्फ्यू तो कहीं लॉकडाउन। दिल्ली, यूपी से महाराष्ट्र तक कोरोना से हाहाकार। देखें देश में कहां कैसी पाबंदियां। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना हर दिन रिकॉर्ड बना रहा है और लगातार 3 दिन से डेली केस का आंकड़ा 2 लाख पार कर जा रहा है। शनिवार को भी बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के देश में 2,34,000 नए केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में एक्टिव केसों की संख्या 15 लाख पार कर गई है। कोरोना के बढ़ते इसी संक्रमण को देखते हुए देश भर के अलग अलग शहरों राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन, कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लगाए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के चेन को तोड़ने के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों ने भी पाबंदियों को लागू कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कहां कैसी पाबंदी है। महाराष्ट्र में 15 दिनों का मिनी लॉकडाउन। महाराष्ट्र में 15 दिनों का मिनी लॉकडाउन जारी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को ऐलान किया था कि 14 अप्रैल को रात 8 बजे से 1 मई तक महाराष्ट्र कर्फ्यू की जद में रहेगा। भीड़ भाड़ को रोकने के लिए पूरे धारा 144 लागू कर दी गई है। अनिवार्य चीजों को छोड़कर सब कुछ बैन कर दिया गया है। जरूरी सेवाओं की दुकानों को ही खुलने की छूट है। बाकी सभी सार्वजनिक गतिविधियों पर बैन है।
दिल्ली में 56 घंटों का कर्फ्यू। दिल्ली में कोरोना वायरस के कहर को कम करने के लिए 56 घंटों का कर्फ्यू लगाया गया है। शुक्रवार रात से शुरू हुआ वीकेंड कर्फ्यू सोमवार सुबह तक जारी रहेगा। कर्फ्यू के दौरान पूरी दिल्ली में पुलिस पेट्रोलिंग जारी रहेगी। अगर किसी ने भी अपने घर से बाहर कदम रखा तो उन्हें पुलिस पेट्रोलिंग टीम का सामना करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जब तक ये साबित नहीं कर देता कि वो जरूरी सेवाओं के लिए जा रहा है, उसे जाने नहीं दिया जाएगा। कर्फ्यू का उल्लंघन करने के लिए उसे गिरफ्तार कर केस भी दर्ज किया जा सकता है। अगर किसी को आपातकालीन स्थिति में अस्पताल जाना पड़ता है तो इस पर जाने दिया जाएगा। अस्पताल जाने वाले डॉक्टर अपने ID कार्ड दिखाकर जा सकेंगे। अगर कोई सब्जी विक्रेता बिक्री कर रहा है और उसे सब्जी बेचते हुए देखा जा सकता है तो उसे बिना पास की भी अनुमति दी जाएगी। कई चीजों के लिए ई-पास जरूरी होगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।